तो ड्रग रिफ्यूज़ल जो है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग। दूसरी बात यह है कि नशा जो है, हमने देखा है कि कभी भी वो अकेले एक समस्या नहीं आती। नशा एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक समस्याओं का गुलदस्ता आप कह सकते हैं। जैसे होंठ काले होने लगना, दांत काले होने लगना, आँखों में आँखें लाल रहना। फैमिली एक फैक्टर है जो कि नशे से बचा भी सकता है, और फैमिली एक फैक्टर है जो रिस्क में भी डालता है। इसलिए बच्चों में नशे का एक बार भी सेवन करना, उसको भी उनके अभिभावकों को थोड़ा सा गंभीरता से लेनी चाहिए। या स्कूल में एब्सेंट ज़्यादा होना, बिना बताए चले आना, अचानक से बच्चों के जो दोस्त हैं, यहाँ पे क्या हम रख के ट्रीटमेंट करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, या इलाज चलता रहता है, वो आते जाते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें? बच्चों में इलाज ज़्यादा सफल रहता है, ज़्यादा कारगर रहता है। जहाँ तक बात समय की है, यंग एज में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में सम्मिलित होना, सुइसाइड एंड होमिसाइड, इन चीज़ों में, जैसे मज़े में आके कभी छोटी बीड़ी पी ली या सिगरेट पी लिया, या थोड़ा बहुत एक ढक्कन अल्कोहल का ले लिया। पेरेंट्स को क्या अलर्ट मिले या क्या रेड सिग्नल मिले तो समझिए कि बच्चा कहीं ना कहीं कुछ गलत आदत में है, नशे की आदत में है? किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों में नशे को लेके जो है, इसमें परिवार के सदस्य, स्पेशली पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा भूमिका है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पे अगर बाकायदा निगरानी रखे, जिसको मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न बोलते हैं, कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल से कहाँ जा रहे हैं, किन दोस्तों के साथ वो घूम रहा है, या किन बच्चों के साथ वो खेल रहा है, स्कूल के उसके दोस्त कौन है, वो ये सब उन पे नज़र रखना, ये पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। साथ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज जो देखा गया कि जो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, कि बच्चों से आके बात करते हैं शाम को कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ पूरे दिन भर में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है। और साथ में एक रूटीन बनाना, एक डिसिप्लिन बनाना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं। साथ में बच्चों पे सबसे ज़्यादा नशे का जो असर होता है, वो होता है कि अगर पेरेंट्स में भी नशे की कोई आदत हो, है ना, तो उस पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा कि वो नशे वाले जो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना शुरू करें, जब उन बच्चों की उम्र उस वक्त तक हो जाती है, जैसे कि 10-12 साल के जब बच्चे होने लगते हैं, नशा क्या है, उसका दुष्प्रभाव क्या है, ये बताने लगे। इसके अलावा भी कई बार बच्चे नशा फिर भी करना शुरू कर देते हैं, उनको एक उत्सुकता होती है, वो अपने दोस्तों को देखते हैं लेते हुए, तो उनको एक उत्सुकता होती है। अधिकतर बच्चे या तो किसी परेशानी की वजह से, या उत्सुकता की वजह से, या चूँकि उसके दोस्त ले रहे हैं उनके साथ लेना है ये सोचकर, या कोई रोल मॉडल को देख लिया, कोई एडवर्टीज़मेंट देख ली, ये सब बहुत प्रमुख कारण होते हैं कि बच्चों में नशा कई बार शुरू हो जाता है। रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं जो पेरेंट्स, अगर इस तरह के लक्षण दिखें तो अगर इस तरह के लक्षण, कुछ लक्षण लक्षण्स हैं, जैसे बच्चे, एक तो है कि स्कूल में परफॉर्मेंस का गिरना, या स्कूल में एब्सेंट ज़्यादा होना, बिना बताए चले आना, अचानक से बच्चों के जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड सर्कल हम बोलते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाना। जिन बच्चों के साथ वो खेलता था, घूमता था, मोहल्ले के बच्चे होते थे, अब कोई नए बच्चे आ गए, अपने उम्र के बड़े बच्चे जो उस मोहल्ले के नहीं हैं या बाहर के हैं, वह उनके साथ दोस्ती बढ़ जाना, या बच्चों के स्वभाव में बदलाव आना, जैसे चुप चुप रहना, अकेले रहना, कमरे में अकेले रहना पसंद करना, माँ बाप के साथ एक साथ बैठ के ना खाना, मन उदास रहना, ये कुछ एक लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण होते हैं जो देख के पता चलते हैं, जैसे होंठ काले होने लगना, दांत काले होने लगना, आँखों में आँखें लाल रहना, है ना, बच्चों से कुछ सवाल पूछा जाए, कुछ बात की जाए तो ऐसा लगना कि वो सुध में नहीं है। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि शायद बच्चे में कोई किसी तरह के नशे की आदत जो है वो जन्म ले रहा है। ये भी हम समझना चाहते हैं, एक उम्मीद देने की कोशिश कि अगर कोई डी एडिक्शन सेंटर पहुंचता है, मोटे तौर पे कितने दिन का टाइम फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम आदत को छुड़वा सकते हैं?
जो आप लोग की कोशिश एक एक बात जो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बच्चे में जो नशीले पदार्थ का सेवन करना और नशे का आदी बनना, ये दोनों बहुत ही भिन्न चीज़ें होती हैं। नशे का सेवन कई बार कई बच्चे कर लेते हैं, जैसे मज़े में आके कभी छोटी बीड़ी पी ली या सिगरेट पी लिया या थोड़ा बहुत एक ढक्कन अल्कोहल का ले लिया, इसको कहते हैं सेवन करना। और एक होता है आदी बनना, जो कि बड़े होते होते आदी बन जाते हैं कि अब वो नशीले पदार्थ के बिना रह नहीं सकते। तो बच्चों में नशीले पदार्थ का सेवन बहुत ज़्यादा देखा गया है। आदि वो जब तक बनते हैं तब तक वो उनकी उम्र 16-17 ये हो चुकी होती है। तो ये जो हमारे पास एक समय है 3-4 साल का, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुर्लभ समय होता है जिसमें कि हम बच्चे को आदी होने से रोक सकते हैं और उनका इलाज भी बहुत सहज ढंग से हो सकता है। पर इसमें ज़रूरी यह है कि इसका जो है हम डिटेक्शन टाइम पे करें, और इसमें रोल होता है पेरेंट्स का, इसमें रोल होता है टीचर्स का, और बाकी समाज का तो होता ही है। जब हम बच्चों की आदी वाले बच्चों की बात करते हैं तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक तो होता है कि बच्चों को इस बात का नॉलेज थोड़ा कम होता है बड़ों के मुकाबले में कि मुझे इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो उनकी जो इच्छा होती है छोड़ने की वो भी कम होती है, उनको मज़ा आता है उस टाइम पे लेने में। दूसरी बात होती है कि बच्चों में जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि उनको इलाज में लाया जाए। बड़े में ऐसा नहीं होता। तो अगर कई बार ऐसा हमने देखा है कि अगर पेरेंट्स के पास समय नहीं है, वो कामकाजी हैं, तो वो बच्चों को इलाज में नहीं ला पाते हैं। लेकिन बच्चों में इलाज ज़्यादा सफल रहता है, ज़्यादा कारगर रहता है। जहाँ तक बात समय की है, ये तो हम बिल्कुल सही से नहीं कह सकते कि बच्चों में कम टाइम लगेगा या बड़ों के मुकाबले, केस टू केस अलग होता है। लेकिन हाँ, जितनी जल्दी इसका निदान किया जाए, वो जितनी जल्दी पकड़ में आए और उसका इलाज हो, उतना ही उनका जो है इसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। मतलब क्रूशियल टाइम आप कह रहे हैं करीब 10-11 साल से लेके 15-16 साल के बीच की जो उम्र है। बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी बात कह दूं कि हर वो बच्चा जो कभी ना कभी ज़िंदगी में एक आध बार कोई नशे का सेवन किया हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई आगे जाके आदी बनेगा। अधिकतर बच्चे जो हैं वो आगे जाके आदी नहीं बनते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन बच्चा आगे जाके आदी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए बच्चों में नशे का एक बार भी सेवन करना, उसको भी उनके अभिभावकों को थोड़ा सा गंभीरता से लेनी चाहिए। और किस तरीके के दुष्परिणाम जो आप देखते हैं कि बच्चों में ख़ासतौर पे अगर इस तरह के आदी हो गए हों 16 की उम्र में ही, 15 की उम्र में ही, किस तरह का असर, मतलब कितना टैकल करना मुश्किल होता है? टैकल करना मुश्किल इस तरह से है कि एक तो आदी बन जाने पे जो दुष्प्रभाव है वो तो हम देखते ही हैं, चाहे वो बड़ों पे हो चाहे बच्चों पे हो। इसके अलावा जो बच्चों में खासकर देखा जाता है कि बच्चे परिवार के सामने खुल के कभी बोल नहीं पाते। कई साल बीत जाते हैं कि उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को पता चलने में कि ये कोई नशा कर भी रहा है। साथ में बच्चों को चूँकि वो कुछ ही साल से ले रहे हैं, शायद उनको दुष्प्रभाव नहीं दिखता हो, तो इसलिए उनको नहीं लगता कि मुझे कोई इससे दिक्कत आगे चल के बनेगी। तो ये जो एक चीज़ है जो बड़ों में हम देखते हैं, उनको ये परेशानी नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह है कि नशा जो है, हमने देखा है कि कभी भी वो अकेले एक समस्या नहीं आती। नशा एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक समस्याओं का गुलदस्ता कह सकते हैं कि अगर नशे के परेशानी के साथ साथ वो रोड रैश या उस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, अदर हार्मफुल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना, टीनेज प्रेगनेंसी का डर होना, यंग एज में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में सम्मिलित होना, सुइसाइड एंड होमिसाइड, इन चीज़ों में, तो ये सारी समस्याएं जो हमने देखा है कि ये सारी समस्याएं नशे की जो समस्या है उसके साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो एक तो यह है कि बच्चों में भले आदी ना बनाओ, लेकिन ये सारी समस्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। दूसरा होता है कि बच्चों के पास जैसे नशे के लिए, पैसे के लिए या कुछ के लिए, उनमें वो फिर किसी गलत काम में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ईजीली एंगेज हो जाते हैं, या जो लोग नशा देते हैं या करवाते हैं वो इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम लोग गलत काम में फंस गए हैं। इस तरह की चीज़ें, ये जो दुष्परिणाम है। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ये पता नहीं होता कि कितना नशा ठीक है या कितना ओवरडोज है। तो बच्चों में एक ओवरडोजिंग की भी जो समस्या है वो भी कई ज़्यादा देखे गए हैं। या तो हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये आपको
जो सेंटर में यहाँ पे क्या हम रख के ट्रीटमेंट करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, या इलाज चलता रहता है, वो आते जाते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है अगर बच्चों की बात दोनों तरह के इलाज हम करते हैं। जो हमारा जो मेडिकल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सब्सटेंस यूज़ है, इसमें हम ये कहते हैं कि हम इसको किसी भी दूसरी बीमारी की तरह हम देखते हैं, जैसे अस्थमा हो गया या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। तो इसमें हमारे सेंटर में जो शुरुआती जो पोर्शन है इलाज का, जिसमें कि नशे के दुष्परिणाम को हम जांच करते हैं और देखते हैं, तो उसके लिए हम फिर भर्ती करते हैं। लेकिन जो लंबा इलाज जो चलता है उसके बाद का, जिसको हम मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि आदत को छुड़ाने की तरफ डायरेक्टेड होता है, वो हमारा ओपीडी बेसिस पे ही चलता है। क्या काउंसलिंग अगर करते हैं ऐसे बच्चों का, मोटे तौर पे जो जवाब निकल के आता है, जो हम पेरेंट्स को बता पाएँ कि ऐसा कुछ है तो संभल जाइए, काउंसलिंग में किस तरह के जवाब आते हैं? काउंसलिंग भी होती है, जब बातचीत होती होगी, जब देखने के लिए आते हैं, या पेरेंट्स से ही काउंसलिंग होती है, बच्चों से भी होती है? बच्चों से भी काउंसलिंग होती है और फैमिली काउंसलिंग भी होती है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि फैमिली एक फैक्टर है जो कि नशे से बचा भी सकता है, और फैमिली एक फैक्टर है जो रिस्क में भी डालता है। तो फैमिली को भी एक इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पे हम इंटरवेंशन करते हैं। साथ में बच्चों पे भी हमारा इंटरवेंशन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम काउंसलिंग में बच्चों को एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिखाते हैं वो होता है कि कैसे ना बोलना सीखना चाहिए। और ये सिर्फ नशे से ही संबंधित नहीं है, ये बाकी चीज़ों से भी संबंधित है। कि अगर मैं बाहर जाऊं और मेरा अपना बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत ही वो है, और वो मुझे नशा दे रहा है, या कोई बड़ा लड़का आके मुझे धमका रहा है और मुझे नशा दे रहा है, मैं उसको ना कैसे बोलूं? ये बोलना, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मेरा जो ये बेस्ट फ्रेंड है ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो नशा अगर वो मुझे दे रहा है और उससे मेरी दोस्ती बनी रहती है तो मुझे नशा ले लेना चाहिए। तो ड्रग रिफ्यूज़ल जो है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग। सेकंड होता है जो हम बताते हैं नॉर्मेटिव बिहेवियर। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे 4 दोस्त नशा करते तो इसका मतलब है कि ये नशा करना बहुत आम बात है, ये कूल बात है, पर ऐसी बात नहीं है। ये बच्चों को सिखाते हैं कि बहुत कम लोग नशा करते हैं और नशा ना करना ही कूल है, ना कि नशा लेना कूल है। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। जो बच्चे नशा करना शुरू नहीं किए हैं उनको हम लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग स्कूल, एनसीईआरटी और सीबीएसई सब ने लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग जो कि हम बचपन से देते हैं। 3-4 स्कूल में जब शुरू होते हैं बच्चे 6 साल की उम्र से, तब से लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। साथ में जो फैमिली के साथ हम जो काउंसलिंग करते हैं वो हम कहते हैं कि हाउ टू डू इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, हाउ टू डू मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ योर चाइल्ड, कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किन दोस्तों के साथ मिल रहा है, उसका दिन कैसा बीत रहा है, इसका एक मॉनिटरिंग सुपरविजन होना चाहिए। घर के अपना एक डिसिप्लिन और रूल होना चाहिए, कितने बजे घर में आ जाना है, कितने बजे घर से निकलना है, कब खाना है, घर के परिवार के साथ मिल के बैठ के खाना है। साथ में परिवार वालों में अगर नशा करते हैं तो उनको भी बोलना पड़ता है काउंसलिंग में कि आप भी नशा ना करें, क्योंकि उसका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी होता है, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, लेकिन बच्चे के साथ फुल डिवोशन के साथ वो आधा घंटा देना कि क्या किया दिन भर, क्या नहीं किया, उससे हमें बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसकी खबर मिलती है। बच्चे के स्वभाव में जो बदलाव है, जो मैंने रेड फ्लैग साइंस अभी बताए, वो उन चीज़ों का भी हम देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैमिली के लिए